बोल के नोट्स बनाना है तो थोड़ा टाइम लगता ही। अब सिटिजन चार्टर, तो सिटिजन चार्टर का क्या अर्थ होता है, सिटिजन चार्टर का क्या स्वरूप है, इसकी क्या विशेषता है, फिर इसके बाद इसका विश्लेषण, और इसमें लोकपाल पढ़ना है, सीबीआई पढ़ना है, ईडी पढ़ना है, और क्या, इस तो गवर्नेंस का ही तो पार्ट है सब ईडी का है, सीबीआई का है, लोकपाल है, हाँ उसमें पढ़ होता है। अब पोल्ट्री में भी हम लोग पूरा संस्था कहाँ, इतने हजारों संस्थाएं हैं, अब यहाँ पर तो ये सब हम पढ़ाई देंगे डेप्थ में, इसका जो है महत्व, और फिर इसकी समस्या, और फिर इसमें कभी कभी सुझाव पूछ रहा है कि सिटिजन चार्टर जो है हमारे यहाँ, देखिए सिटिजन चार्टर जो शब्द है, तो सिटिजन चार्टर का मतलब होता है वायदा करना, किसी संगठन द्वारा, सरकार द्वारा वायदों का संग्रह, कि भाई हम लोग वादा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो उसी जो वादा करने का जो मतलब कह सकते हैं कि जो समूह है, उसी वादा करने का जो संग्रह है कि हम फला फला काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो ऐसा लिखित प्रपत्र, डॉक्यूमेंट, जिसमें वायदे को लिखा जाता है कि हम फला काम को फला तरीके से करेंगे, फला दिन के भीतर करेंगे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये हमारा शिकायत निवारण तंत्र है। तो हर संगठन का कुछ जो है उद्देश्य होता है, हर संगठन कुछ कार्य करता है, हर संगठन कुछ सेवा देता है, तो हम लोग उसी चीज को जो है जब वायदे के समूह के रूप में, संग्रह के रूप में उसको प्रकाशित करते हैं, जिससे जो है जवाबदेही बढ़ती है। भाई हम कहते हैं कि पहले ही स्पष्ट बता दिया गया कि भाई जिसमें बता दिया 10 क्लास आप लोगों का गवर्नेंस में लगेगा, काम खत्म। अब आप भी निश्चिंत, हम भी निश्चिंत, 10 का 11 लग जाएगा, 10 से कम नहीं लगना है। तो यहां पर शासन प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह हो सके, इसके लिए जरूरी है कि शासन प्रशासन बताए कि हम कौन सा काम कितने दिन के भीतर करेंगे, कौन सा काम किस तरह से करेंगे। आप जानते हैं कि भारत में 1996 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था, पूरे भारत के मुख्यमंत्री आए थे, तो सभी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जो है इस बात को रखा गया कि हम लोग इस तरह से देखा जाए एक संकल्प लागू करना चाहते हैं। तो उसी में प्रस्ताव पारित हुआ, और जो प्रस्ताव पारित हुआ तो भारत में नागरिक अधिकार पत्र का जो जन्म है वो यहीं से शुरू होता है। पहले सचिवालय में भूमिका ली थी। किसी संगठन द्वारा जारी किया गया, किसी संगठन द्वारा जारी किया गया लिखित प्रपत्र, किसी संगठन द्वारा जारी किया गया लिखित प्रपत्र, ब्रैकेट में वायदों का संग्रह, लिखित प्रपत्र ब्रैकेट में वायदों का संग्रह, जिसमें संगठन के उद्देश्य, कार्य और सेवाओं का उल्लेख होता है, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होती है, जिससे शासन आबलिक प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाता है। ये भी जवाबदेहिता, जैसे आप लोग विधायी नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, जन नियंत्रण सब पढ़ रहे थे, तो ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार पत्र भी जो है जवाबदेहिता का एक संस्थागत उपाय है। अब संस्थागत उपाय है तो जिसमें बताया कि भाई सेवा की गुणवत्ता है, या मान लीजिए जनता को सेवा उपलब्ध कराना है, तो लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है, तो जनता को पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा काम कितने दिन के भीतर होगा, कौन सा काम कैसे होगा, तो उसका राइट है ना जानने का। वो दूसरी बात है कि मान लीजिए लोकतंत्र में लोक सेवक जो है वह देखा जाए तो उसको कहा जाता है कि लोक सेवक एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो बेचारा सेवा देने वाला है, और दूसरी तरफ जो है लोक सेवक जो है वो स्वामी की तरफ व्यवहार करना शुरू कर देता है। ये तो हम लोग की गलती होगी ना कि वो स्वामी की तरफ व्यवहार करना शुरू कर दिया। भाई जो सेवक है वो सेवक के रूप में रहना चाहिए, लेकिन सेवक के रूप में नहीं रहता है। तो जैसे मैं बताया कि भाई हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड सेटिंग का मतलब है कि किस मानक से कार्य होगा। भाई आप आईएएस को पढ़ा रहे हैं तो उसका लेवल पढ़ाने का होना चाहिए ना आईएएस का,
कि आप 10th के बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। एक मानक होना चाहिए ना उसका लेवल पूछने का, क्योंकि उसके क्वेश्चन पूछने का लेवल है। आप एसएससी के लेवल से पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तभी तो मैथ सब सत्यानाश हो गया। लोग एसएससी का पढ़ाने लगे, रेलवे का पढ़ाने लगे मैथ, और पूछ दिया एकदम ले आके ऊपर वाला मैथ, खत्म हो गए लोग। तो स्टैंडर्ड सेटिंग होना चाहिए। हम कहते हैं कि जैसे इंफॉर्मेशन और ओपननेस होना चाहिए, सूचना खुलापन होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए अरे भाई गलती किसी से हो सकती है, गलती किसी से हो सकती है तो कटसी एक होना चाहिए ना, हेल्पफुलनेस होना चाहिए ना। भाई हमसे गलती हो गया तो हम सारी बोलेंगे, आपसे गलती हो तो आप सारी बोलेंगे, उसमें कौन सी बात है, इसमें बड़े छोटे क्या बात है। नहीं हम सारी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते भाई? गलती आपसे होगा तो आप सारी नहीं बोलेंगे। मैं किस दिन आधा 1 घंटा लेट आऊंगा, 1 घंटा तो मैं सारी नहीं बोलूंगा भाई क्षमा करिए लेट हो गया मुझे। लेकिन हम मान लीजिए हमें कहते हैं कि, तो ये जो पहलू मैं बताया यही तो जवाबदेहिता है। तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन में 1990 के बाद जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलने लगी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्टेट में जो है कुछ नॉर्म्स होना चाहिए। अब जानते हैं कि उस समय जॉन मेजर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो जॉन मेजर ने जो है वह चार्टर मार्क स्कीम, तो जॉन मेजर ने एक स्कीम लाया जिसे चार्टर मार्क स्कीम कहा जाता है। यहीं से सिटीजन चार्टर की शुरुआत पूरे विश्व में होती है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि उन्होंने कहा, चार्टर मार्क स्कीम में कहा कि भाई कोई भी सेवा है तो हम लोग सीमित समय के भीतर सेवा उपलब्ध कराएंगे। जैसे राशन कार्ड किसी का बनना है, मान लीजिए पहले ये वीजा में मतलब कि पासपोर्ट बनाने में इसको अप्लाई किया गया कि हम लोग ब्रिटेन में कहा गया कि हम लोग 8 दिन के भीतर पासपोर्ट बना देंगे। तो अब ये निश्चित समय सीमा के भीतर कुछ कार्यों को लागू करने की बात की गई। अब जानते हैं कि इसके बाद टोनी ब्लेयर साहब प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन में। तो टोनी ब्लेयर साहब जब आए तो उन्होंने जो है इसी का नाम बदल दिया, उसको रख दिया सर्विस फर्स्ट। सर्विस फर्स्ट नाम से चलना शुरू हो गया। अब जानते हैं कि अभी धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलने लगा कि तो बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ये बता रही है कि हम फला काम जो है इतने निश्चित समय में करेंगे, निश्चित तरीके से करेंगे। अब हर जगह आंदोलन चलना शुरू हो गया। अब जानते हैं कि फ्रांस में जब सरकार बदली तो फ्रांस में इसको जो है सर्विस चार्टर नाम दे दिया गया। अब फिर इसके बाद अमेरिका में भी इसकी शुरुआत हो गई। अब अमेरिका में शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया। और उसी में 96 में जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ तो मुख्यमंत्री के सम्मेलन में जो है वह सभी लोगों ने स्वीकार किया कि हम लोग भी ऐसा करेंगे। उसी में 4 लाइन जोड़ लीजिए। अब इसकी शुरुआत ब्रिटेन में नहीं, स्वरूप में नहीं, भूमिका जो लिखवा रहा था उसमें 2 लाइन जोड़ लीजिए। इसकी शुरुआत ब्रिटेन में जॉन मेजर द्वारा, जॉन मेजर द्वारा चार्टर मार्क स्कीम के रूप में किया गया। इसी पहलू को फ्रांस में सर्विस चार्टर के रूप में लागू किया गया। सर्विस चार्टर के रूप में लागू किया गया। भारत में 1996 में स्वीकार किया गया। 1996 में स्वीकार किया गया और 1997 में कॉमन काज एनजीओ द्वारा, अरुण शौरी का जो एनजीओ था, कॉमन काज एनजीओ द्वारा 97 में कॉमन काज एनजीओ द्वारा इसका प्रपत्र तैयार किया गया और इसी आधार पर दिल्ली, उड़ीसा आदि राज्यों में कुछ सेवाओं में लागू किया गया, कुछ सेवाओं में लागू किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कानून नहीं बन पाया है। ठीक है, हम जानते हैं कि विधेयक तो दिसंबर 2011 में भी एक विधेयक बना था। फिर उसके बाद जो है मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तो पारित कराने के उन्होंने प्रयास किया, समिति के पास भी गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। और नई सरकार ने तो इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया सिटीजन चार्टर में। अब यहाँ पर जो है, अब इसका क्या स्वरूप है, इसकी क्या क्या विशेषता है। जॉन मेजर 1991 में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, 91। अरे कभी इंटरव्यू में पूछ देता है ना कि भाई सिटीजन चार्टर क्या है, तो आप 4 लाइन बोल देंगे तुरंत, वायदों का संग्रह है ये वो। बोले कहाँ इसका जन्म हुआ, मान लीजिए ब्रिटेन बता देंगे। अब कहीं प्रधानमंत्री का नाम बता दिया तो बहुत बढ़िया। एग्जाम में मेंस में छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो इतना ही लिख रहे हैं कि ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ बस,
क्योंकि हम लोग एक आदत पकड़े हुए कि इसका जन्म अमेरिका में हुआ। अब वो अमेरिका न लिखा जाए। अब इसका विशेषता, अब मैं तो 10 लाइन का भूमिका लिखवा दिया हूं, अब इतना थोड़ा ना आप लिख पाएंगे। वो तो ये था कि चलिए भाई लिख लीजिए, अब कहाँ ढूंढेंगे आप लोग। देखिए पहला चीज अभी जैसे मैं बता रहा था कि मानक का निर्धारण। मानक के निर्धारण का मतलब यह है कि जनता को जो है उसके धन का वाजिब कीमत उपलब्ध कराना, स्टैंडर्ड सेटिंग जिसको कहा जाता है। कि भाई हमें कहते हैं कि जो चीज आपने, जिस चीज के लिए आपने पैसा लिया है उस चीज को जो है लागू किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है पैसा लिया कुछ, किया कुछ, तो इसका मतलब कि वो सही नहीं है। कि भाई आप मान लीजिए कोई किसी सामान का पैसा लेते हैं, जैसे देखते तो मान लीजिए किसी बड़े अस्पताल में चले गए दिखाने के लिए, गंगाराम में चले गए। अब गंगाराम में चले गए तो 2500 रुपये पहले फीस लेगा। हाँ 2500 रुपये फीस लेगा तो आप दवा खाने के बाद लगता भी है कि नहीं उससे सही फीस लिया था। मैं वहां पर दिखाता हूँ, जब जाता हूँ दिखाने के लिए, भी गया था 2 दिन पहले, महीने में 1.5 महीने में जाता रहता हूँ। तो 2500 रुपया वहाँ कोई गवर्नमेंट का कार्ड नहीं चलता है, किसी गवर्नमेंट का कार्ड नहीं चलता है, न सेंट्रल गवर्नमेंट न उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ नहीं चलता है, पैसा जमा होगा। हाँ डॉक्टर ऐसा जो पता चले कि 10 रुपये का दवाई लिखेगा, इतना बढ़िया दवाई रहेगा कि कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। तो हमें कहते हैं कि संतुष्टि तो मिलती है ना उसको कि भाई चलो डॉक्टर सब अनुभवी हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग। नंबर 1, छोटा छोटा पॉइंट बल्कि लिखवा देता हूँ, उस पर व्याख्या लिखवा देता हूँ। मानकों का निर्धारण, नंबर 1 मानकों का निर्धारण, स्टैंडर्ड सेटिंग, और उसी में 2 लाइन लिख दीजिए, इससे याद भी रहेगा आप लोगों को। स्पष्ट मानक निर्धारित होना चाहिए जिससे जनता को धन की वाजिब कीमत उपलब्ध हो सके, जनता को धन की वाजिब कीमत उपलब्ध हो सके। सूचना तथा खुलापन, इंफॉर्मेशन एंड ओपननेस, नहीं टाइम लगेगा तो हेडिंग लिख दीजिएगा, और क्या। मतलब सूचना और खुलापन की व्यवस्था का मतलब यहां पर है कि सरल भाषा में स्पष्टता के साथ सेवा प्रदान करने की विषय वस्तु का उल्लेख होना चाहिए। कि सूचना ऐसा हो जिससे उसको समझ में आ जाए कि नहीं क्या कह रहा है। और फिर स्पष्टता के साथ, भाई निश्चित, जिसे कहा जाता है क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज होना चाहिए। कि साइंस का जो नॉलेज है वो क्लियर और डिस्टिंक्ट होता है, स्पष्ट और निश्चित ज्ञान है। हमने कह दिया कि माउस है तो फिर माउस है, ये नहीं जानते हैं। माउस भी हो सकता है, घड़ी भी हो सकता है, रिमोट भी हो सकता है। तेरी की ये तो बताइए कि है क्या निश्चित हो। तभी तो कहता हूं कि पीटी पढ़ने का तरीका अलग, मेंस पढ़ने का तरीका अलग। पीटी पास करना भी कलाकारी है। जिस दिन आप लोग पास करना शुरू कर देंगे आप बोलेंगे फालतू का 2 साल तो हमारे लापरवाही से गया है। क्योंकि पीटी में कम पढ़िए ज्यादा पढ़िए उससे मतलब नहीं, जो पढ़िए वो एकदम एक्यूरेट पढ़िए। कितना भी बगल वाला बोले कि नहीं सी आंसर होगा, चुप रहो तो अपना लगा लो, क्योंकि वहां डमाडोल स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा राज्य की परिभाषा 12 एकदम स्पष्ट। अभी नहीं कि कोई बगल बोला कि आज ही पेपर निकला था मैं 13 पढ़ा था। 13 पढ़े थे कंफर्म? हाँ देखा था 13 ही है। अब पता लगे आपका हौसला डूल गया, 13 लगा के ले आए, बाद में पता लगे यार मैं सही जाना, तो उसके चक्कर में गलत हो। अरे वो आपसे कौन सा ज्यादा पढ़ के आया हुआ है, जबरदस्ती का उससे पूछ लिए। एक बार आपका पीटी में यदि डोल गया ना, उसके बाद आपको दुनिया कोई ताकत पीटी पास नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो तुरंत उसी व्यक्ति से पूछेंगे कि देखो तो सही है ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है सही। वो अपने भी जाएगा आपको भी लेके जाएगा। हम एक बार परीक्षा दे रहे थे गाजियाबाद में, तो जो है बगल में पीछे भाई साहब बैठे थे, बार बार ऐसे बोले कि 4-5 साल से मैं दे रहा हूँ यूपीपीसीएस, लेकिन मेरा कभी पीटी हुआ नहीं। तो 2002 की बात है, मैं नौकरी कर रहा था 2001 में। वैसे ही घर वाले कहते थे जाके दे दो यार, पापा बोलते थे देते रहो। चला गया तो पीटी पढ़ के चला गया देने के लिए। तो पिछले भाई साहब बार बार आर यू श्योर? तो अब वो ऐसे मिले तो मैं गाजियाबाद में ही पोस्टेड था उस समय, चुपचाप चला गया परीक्षा देने, कौन जानता है। तो चला गया परीक्षा देने, तो मैं अपना उनसे मैं बोला हम कि
अपना दुख बताने लगे कि 4-5 साल से मेरा पीटी नहीं हुआ भाई साहब, मेरा मेंस का तैयारी बहुत अच्छा है। हमने देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं टिक लगाऊंगा, देख देख के जो आपको लगेगा आपको नहीं आ रहा होगा टिक लगा लीजिएगा। मैं कापी ऐसे कर दूंगा, एक पेज करने के बाद मैं ऐसे दिखा दिया करूंगा, तो मुझको ज़्यादा टाइम लगना नहीं है लगाने में। लेकिन हमसे कुछ बोली ओलिएगा मत, इतना मैं उनको सुविधा दे दिया। अब वो बेचारे जो है अपना एक क्वेश्चन देखे, बोले आर यू श्योर? हमने अरे सही है, ग्रामसी आया था कि ग्रामसी जो है कौन सा 9 मार्क्सवादी विचारक है, हमने लगा दिया ग्रामसी। तो बोले ग्रामसी तो उसकी समीक्षा करता है, तो हमने ग्रामसी समीक्षा करता है लेकिन है तो 9 मार्क्सवादी, मार्क्स के एलिनेशन थ्योरी को लेकर ही तो उसने जो है, भले ही वो जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको नहीं लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसने व्याख्या किया, लेकिन अभिसंरचना को लेकर व्याख्या किया कि माना वही जाएगा। मैं चर्चा भी किया, मतलब इतना कंसेप्ट भी उनका क्लियर कराया एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। हम लोग अब दोबारा मत बोलिएगा, जो आपको लगाना हो लगाइए, मैं दिखा रहा हूँ। एग्जाम मुझे खत्म हो गया, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, तो मैं वहीं पर अधिकारी था तो जानते ही थे, तो जाके उस चपरासी बता दिया कि त्रिपाठी जी वहीं बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। वो प्रिंसिपल साहब आए, बोले कि सर बताए नहीं। हम लोग उसमें कौन, मैं परीक्षा देने आया हूँ, मैं नौकरी करने थोड़ा ना आया हूँ। नहीं नहीं, खाना वाना की व्यवस्था है, आइए हुई। खैर खाना वाना खाया हुआ, उसके बाद तो ये हमारा रोल नंबर नोट करके लेके चले गए। हमको तो मेंशन देना नहीं था, रोल नंबर नोट करके लेके चले गए। 1 महीना 1.5 महीने बाद रिजल्ट निकला तो फ़ोन करके बताए कि सर आपका हुआ है, मेरा नहीं हुआ इस बार भी। हम बोले बताइए आप, गलती आपकी है कि नहीं? जब बोला था कि देख देख के चुपचाप टिक लगाइए, आप वहीं पर आर श्योर लगे अपना विश्लेषण करने। सूचना और खुलापन 2 लाइन लिख दीजिए, सूचना खुलापन लिख दीजिए। इसमें सरल भाषा एवं स्पष्टता से, इसमें सरल भाषा और स्पष्टता से सेवा प्रदान करने वाली विषय वस्तु का उल्लेख किया जाता है। सरल भाषा एवं स्पष्टता से सेवा प्रदान करने वाली विषय वस्तु का उल्लेख किया जाता है। कंसल्टेशंस एंड चॉइस, परामर्श और विकल्प। परामर्श और विकल्प का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार जनता के समक्ष जो है व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत किया जाना। इसका मतलब यह है कि जनता की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्य करना। भाई देखिए, आप मान लीजिए नौकरी करते हैं, कहीं पे जाते हैं काम कराने के लिए, अच्छा अधिकारी तो क्या बोलेगा, क्या करते हैं? आप बोलेंगे सर मैं नौकरी करता हूँ, अब आज तो छुट्टी लिया, अब कैसे रोज छुट्टी ले सकता हूँ? तो बोलेगा कोई बात नहीं, हमारा नंबर लिख लीजिए, हमारे घर पे आ जाइएगा, वहीं तो बगल ही में रहता हूँ, काम आपका कर दूंगा, क्यों ऑफिस आएंगे? देखिए ऐसे भी अधिकारी आपको मिल जाएंगे, घर पे बुला लेंगे, रात में 8 बजे आ जाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। भाई हमें कहते हैं अधिकारी का घर भी आधा ऑफिस है, तो पहला कमरा देखते तो हैं, 5-7-10 कुर्सी लगा रहेगा, मेज रखा रहेगा, अधिकारी आएगा, चाय पानी पिएगा, फिर जाके उसी रूम में बैठ जाएगा। 10 लोग बैठे रहते हैं हमेशा। तो हमें कहते हैं कि वो परामर्श और विकल्प का मतलब कि वो एक जो है परामर्श भी दे रहा है, विकल्प भी निकाल रहा है, व्यवहारिक विकल्प निकाल रहा है जो आपकी आवश्यकता के अनुसार पूरा हो सकता है। उसमें व्याख्या लिख दीजिए। आवश्यकता के मुताबिक जनता के समक्ष, आवश्यकता के मुताबिक जनता के समक्ष व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करना, आवश्यकता के मुताबिक जनता के समक्ष व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करना, और नागरिक की प्राथमिकता को ध्यान में रखना, नागरिक की प्राथमिकता को ध्यान में रखना, नागरिक की प्राथमिकता को ध्यान में रखना। कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस, अगला पॉइंट। शिष्ट एवं सहयोगी व्यवहार, शिष्ट एवं सहयोगी व्यवहार। शिष्ट एवं सहयोगी व्यवहार का मतलब है कि लोक सेवक जनता के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करे, शिष्टता का व्यवहार प्रदर्शित करे। भाई शिष्टता के व्यवहार का मतलब ये हुआ कि जैसे नौकर है, भाई कोई सर्विस आप कर रहे हैं तो जिसके लिए सर्विस कर रहे हैं उसके प्रति आपको शिष्ट व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पर शिष्ट और सहयोगी व्यवहार को ही जो है इसमें मान्यता दिया गया कि लोक सेवक को जो है, जैसे हमारे यहाँ लोक सेवक देखिए सामंतवादी प्रवृत्ति रखता है, देखिए तो यहाँ ऑफिस में जाइए, सामंतवादी प्रवृत्ति रखता है, अहंकार की प्रवृत्ति रखता है, कहाँ किसी से बातचीत करते हैं सब। कभी जाइए ऑफिस पे, यूपी बिहार में तो बहुत बुरा हाल है, बाकी प्रदेशों में भी वही है लगभग, लेकिन थोड़ा कम है। यूपी में तो अपने चरम सीमा पर है। यूपी में आप जाएंगे किसी से मिलने के लिए, अधिकारी के लिए, बोलेगा अब आ कैसे, पहले तो जाने ही नहीं देंगे सब मिलने के लिए। साहब मीटिंग में, अरे कितना मीटिंग कर रहे हैं यार, सुबह से ही मीटिंग लग गए क्या? जबकि अधिकारी चाहता है कि वो मिल ले, लेकिन वही बात है कि हर जगह भ्रष्टाचार है।
वो बाहर बैठे हुए लोग आपसे पैसा वसूली करेंगे, वो मिलने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप मिल लेंगे तो बिना पैसे काम होने वाला है आपका, और बाहर बैठ के वसूली करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शिष्ट एवं सहयोगी जो व्यवहार है, लिख दीजिए, लोक सेवक जनता के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें, लोक सेवक जनता के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करें, पुटिंग थिंग राइट्स, उचित तरीके से कार्य, उचित तरीके से कार्य। तो पुटिंग थिंग राइट्स करते समय हम लोग दिमाग में आना चाहिए कि उचित तरीके से कार्य किया जाए। अब मान लीजिए गलत कार्य हो जाए तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाए, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाया जाए। गलत हो सकता है, मनुष्य ही काम कर रहा है तो गलती तो हो ही सकता है, लेकिन कब उसको गलती माने तो अधिकारी की नहीं गलती हमसे हुआ है भाई। अब ये लोग मान लीजिए टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, ये लोग अपनी गलती कहाँ मान रहे हैं? इन लोगों को सबसे पहले कंपनी वाले को अभी दंड देना चाहिए कि तुमने बिना जो है सेफ्टी पाइप लगाए जो है इतना बड़ा टनल बनाया कैसे, पहले तो ये बता दो। जबकि जो नियमावली है उसमें लिखा गया है कि इतना बड़ा यदि टनल बनेगा तो उसमें सेफ्टी पाइप चलेगा पहले। अभी तो पहले ये लोग निकल जाएं, उसका देखिए सरकार क्या करती है। सरकार तो ऐसे लोगों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। इतना बड़ा टनल है और सेफ्टी पाइप, भाई हम कहते हैं सेफ्टी पाइप ऐसे लगाते चलते हैं, अब बाद में जब टनल बन जाता है तो उसको निकाल लेते हैं। यही तरीका होता है हर जगह। लिख दीजिए उसमें, गलत कार्य होने पर क्षमा याचना आबलिक स्पष्टीकरण दिया जाए और निरंतर सुधारात्मक कदम उठाए जाना चाहिए। निरंतर सुधारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए। देखिए वैल्यू फॉर मनी, जैसे हम लोग अभी मैं बता भी रहा था कि धन की वाजिब कीमत, तो इसका वैल्यू फॉर मनी का मतलब यहाँ ये भी होता है कि मितव्ययी सेवा उपलब्ध कराना। मितव्ययी सेवा उपलब्ध कराना मतलब न्यूनतम समय, लागत और प्रयास के तहत जो है गुणात्मक प्रदर्शन करना, उसी में लिख दीजिए अर्थात करके, अर्थात न्यूनतम समय, लागत तथा प्रयास के तहत गुणात्मक सेवा सुनिश्चित करना, गुणात्मक सेवा सुनिश्चित करना। अब इसका जो है, अब इसका महत्व सही में सिखाया था कि आवश्यकता क्यों बन जाएगा। ये पूछेगा कि भारत में नागरिक अधिकार पत्र की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही, तो उसी को उल्टा करके लिखना शुरू कर दिएगा। एक समझाता हूँ। हाँ, महत्व अब्लिक आवश्यकता क्यों, एक ही तो बात है, केवल बस सेंटेंस घुमाना और कुछ नहीं करना होता है। मैं कहता हूँ मूल अधिकार को संविधान में क्यों जोड़ा गया। मान लीजिए हमने प्रश्न बनाया, अब मूल अधिकार का महत्व, अब देखिए कुछ नहीं करना है, हमें कहते हैं यदि मूल अधिकार हम देंगे तो उससे स्वतंत्रता समानता मजबूत होगा, और स्वतंत्रता समानता मजबूत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र हमारा दीर्घजीवी बनेगा। इसलिए मूल अधिकार को विशेष महत्व दिया जाता है। इसी को मैं महत्व भी बोलता हूं कि यदि मूल अधिकार को लागू किया जाएगा तो इससे स्वतंत्रता समानता मजबूत होगा, जो हमारे लोकतंत्र को दीर्घजीवी बनाएगा। बात तो वही है, वही बोला कि घुमा फिरा के लिखना वही है, बस एक बार दिमाग में बैठना चाहिए कि है क्या चीज। अब जैसे मान लीजिए नागरिक अधिकार पत्र होगा, तो मैं पहले दिन से ही बताया कि हम लोग अभिशासन का मतलब जो व्यवस्था चल रहा है उसमें नैतिकता का प्रयोग करना, तो अभिशासन का ये अंग है। नागरिक अधिकार पत्र जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि शासन प्रशासन पर जनता का नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था है। भाई तो ये भी तो नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था है। ये बताइए कि जब ये जनता है और ये शासन प्रशासन है, और मैं बताया कि सिटीजन चार्टर ये एक तरह से कड़ी हो गया कि भाई शासन प्रशासन ने सिटीजन चार्टर के माध्यम से बताया कि फला फला काम हम फला तरीके से करेंगे, तो जनता तो सिटीजन चार्टर के तहत ही आपसे पूछताछ करेगी कि साहब आप ही तो बोले थे 2 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन हो गया काम ही नहीं हो रहा है। तो अब यदि सिटीजन चार्टर पर काम होना शुरू हो जाएगा तो जनता का विश्वास सरकार पर बढ़ेगा, और जनता का विश्वास सरकार पर बढ़ेगा और सरकार को भी लगेगा कि हम जो है काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जनता खुश है। इस तरह से देखा जाए तो जनता शासन प्रशासन को नया नया बात भी बोलता रहेगा कि हम लोग को फला चीज करना चाहिए, इससे भी फायदा होगा।
तो इससे दो फायदा हो गया। एक तो जो है उस दिन मैं बताया था कि पॉलिटिकल ओब्लिगेशन बढ़ेगा, और दूसरा फायदा ये हो गया कि प्रशासनिक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि सुधार जनता के बीच से ही होता है। सुधार के लिए कोई अलग चीज थोड़ी ना है, हम जिसके लिए सेवा दे रहे हैं तो सुधार तो वहीं से होना चाहिए कि भाई जनता क्या मांग कर रही है। नंबर एक, नागरिक अधिकार पत्र को अभिशासन का अंग बनाने पर आम जनता का शासन आबलिक प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ेगा। आम जनता का शासन आबलिक प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ेगा। आम जनता का शासन आबलिक प्रशासन पर नियंत्रण बढ़ेगा। जनता का विश्वास सरकार पर बना रहेगा। और दूसरी ओर प्रशासनिक सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा बात समझिए, यदि हम लोग सिटीजन चार्टर को लागू करेंगे तो अभी मैं बताया कि सेवाओं की जो आपूर्ति है, गुणवत्ता है, वह जो है अच्छे तरीके से हो सकती है। निश्चित समय के भीतर सेवा उपलब्ध हो सकती है। ये बताइए, निश्चित समय की सेवा हो, मान लीजिए मित गई सेवा हो, अच्छे तरीके से अधिकारी व्यवहार करें, यही तो कल्याणकारी राज्य का सार तत्व है। वेलफेयर स्टेट कहने से क्या हो जाएगा? तो जो वेलफेयर स्टेट की हम लोग बात करते हैं, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इस सिटीजन चार्टर से ही लोक कल्याणकारी राज्य और विकास प्रशासन हमारा जो है सकारात्मक गति पकड़ सकता है। इसी से हमारे संसाधनों का कुशलतम उपयोग भी हो सकता है। भाई संसाधन जो हमारे पास है उसका सही उपयोग जो है इसी तरीके से तो हो सकता है जब नैतिकता बढ़ेगा। भाई हम कहते हैं आप होटल में खाना खाने गए, कोई बात नहीं, देखिए कितने होटल वाले हैं हाफ प्लेट सब्जी नहीं दे सकते, वो फुल ही प्लेट लाएंगे, अकेले ही भले खाइए आप। तो देखिए समझदार व्यक्ति बोलता है कि हम निकाल दिए, अब इसको पैक कर देना, पैक कर देंगे, ठीक है। कोई रिक्शा वाला है, कोई है अपना पकड़ाते हुए व्यक्ति चला गया। अब ये थोड़े नहीं कि सब ले जाओ तो उठा कर फाक देगा इधर उधर, क्या मतलब है उसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि हम लोग सिटीजन चार्टर को लागू करेंगे तो निश्चित समय में सेवा उपलब्ध हो जाएगा, मित गई सेवा उपलब्ध हो जाएगा, संसाधनों का सही प्रयोग हो सकता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर जो है कैटेलिसिस के रूप में है, उत्प्रेरक के रूप में है। नंबर 2, इस व्यवस्था को लागू करने से सेवाओं की आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण तरीके से निश्चित समय के भीतर होती है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य तथा विकास प्रशासन को सकारात्मक गति मिल सकता है और संसाधनों का कुशलतम प्रयोग भी हो सकता है। तीसरा बात समझिए, जैसे अभी मैं बताया कि यहाँ पर नागरिक अधिकार पत्र आप लागू करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि भाई आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। आखिर मैनेजमेंट है क्या चीज? मैनेजमेंट कोई कल्पना थोड़े ना है, कोई अमूर्त अवधारणा थोड़े ना है। भाई आप गए, मान लीजिए ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में कोई आपको एक व्यक्ति मिला, बैठिए साहब क्या काम है, फला काम, ठीक है, ये पर्ची पकड़िए, आपका नंबर जो है 11 बजे आएगा, अभी 2 लोग मिलने वाले हैं, 11 बजे आएगा, पानी पिलाएं आपको, चाय पीना है, या तो आपको घूम टहल के आना हो तो आइए, 11 बजे आपका नंबर आएगा। स्पष्ट बता दिया, काम खत्म हो गया, अपना घूम घाम के अपना 11 बजे आ रहा है, बदल बैठा हुआ है 3 बज गया, अभी तक मिल ही नहीं पाया अधिकारी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक अधिकार पत्र प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करता है। जैसे आप लोग एथिक्स से पढ़ते हैं नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथिंग, तो जो स्ट्रेंथिंग है वो यही तो है। तो नैतिक मूल्य सुदृढ़ होंगे, ये बताइए, पारदर्शिता बढ़ेगा। जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब अभी पढ़ रहे थे, खुलापन बढ़ेगा, पारदर्शिता बढ़ेगा। ये बताइए, यदि मान लीजिए केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र राज्य का जो संबंध है उसमें हम लोग सिटीजन चार्टर को लागू कर दें तो केंद्र राज्य के मध्य पारदर्शिता बढ़ सकता है, राज्य पंचायती व्यवस्था के मध्य पारदर्शिता बढ़ सकता है, प्रशासन जनता के मध्य पारदर्शिता बढ़ सकता है। ये बताइए, यही पहलू तो नव संघवाद है, जिस नियो फेडरलिज्म की बात हो रही है, एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल,
जैसे आप लोग पढ़ते हैं सहकारी संघवाद पढ़ाया था, एक पढ़ाया था प्रतियोगी सहकारी संघवाद पढ़ाया था, एक पढ़ाया था असेमेटिकल फेडरलिज्म और सम्मिश्र संघवाद। आजकल नया नया सब आ गया है, एक पॉलिटी पढ़ाया था जीएस में, सब्जेक्ट में तो उतना नहीं है। तो ये सब जो पढ़ाया था तो उसी में एक नया कंसेप्ट आया है नव संघवाद। संघवाद का मतलब होता है केंद्र राज्य के मध्य संबंध, यह है संघवाद, ठीक। और नव संघवाद का मतलब होता है त्रिस्तरीय संघवाद। त्रिस्तरीय संघवाद का मतलब कि आजकल जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन तीनों के मध्य जो संबंध चलता है उसको नव संघवाद कहा गया है। तो नव संघवाद की जो अवधारणा है, जिसमें पंचायती व्यवस्था को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दे दिया है, तो जिस तरह से केंद्र सरकार है, जिस तरह से प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, तो प्रधान का पद भी संवैधानिक है। प्रधान भी संवैधानिक पद के रूप में है, भले वो छोटा पद हो, लेकिन प्रधान का पद भी संविधान के तहत है, ब्लॉक प्रमुख का पद भी संविधान के तहत है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसके मध्य जो है वो देखा जाए तो सहयोगात्मक भाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि जहां पर पारदर्शिता होगा, जहां पर खुलापन होगा, वहां पर संबंध मजबूत होता है। जहां पर गोपनीयता होती है वहीं पर संबंध खराब होता है। लिख दीजिए, नागरिक अधिकार पत्र प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करता है। प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत करता है, क्योंकि इससे नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण होता है। सुदृढ़ीकरण होता है। जैसे केंद्र राज्य के मध्य यदि इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो नव संघवाद का आधार मजबूत हो सकता है। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं नागरिक समाज को सक्रिय होना चाहिए। अरे भाई, नागरिक समाज सक्रिय कैसे होगा? उसको कुछ राइट देंगे तब तो सक्रिय होगा। हम आपको बोल दें कि क्लास में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, चुपचाप जो पढ़ाऊंगा चुपचाप पढ़ते रहिए, पढ़ के जाइए, कोई कुछ पूछ नहीं सकता। फिर मैं रोज बोलता रहूं कि आप लोग हमसे विचार विमर्श किया करिए, जो दिक्कत परेशानी हो पूछा करिए। अब मैं बोल दूं कोई 2 घंटा बोलेगा नहीं, अरे तो कोई 2 घंटा बोलेगा नहीं, या बाद में आप मिलेंगे नहीं तो मैं पूछूंगा कब? तो मान लीजिए है तो समस्या, तो बाद में पूछने दीजिए, या तो फिर समय बाद में दीजिए, कुछ तो करिए व्यवस्था, या तो क्लास ही में कुछ छूट दीजिए। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम लोग नागरिक अधिकार पत्र की व्यवस्था लागू करेंगे तो फिर नागरिक समाज सक्रिय होगा। और नागरिक समाज सक्रिय होगा तो सब ज्ञान केवल अधिकारियों को ही नहीं है, ज्ञान आम जनता के पास भी भरा पड़ा है। उसको कुछ बोलेंगे तब तो ज्ञान बताएगा। नागरिकों को जागरूक करेंगे, तब नागरिक को जागरूक करेंगे तो खुद ही वो बताएगा कि साहब ऐसे नहीं, ऐसे काम को किया जाए, बढ़िया रहेगा। अच्छा अधिकारी होता है, देखिए लोगों से मिलता जुलता रहता है, इधर उधर पूछताछ करता रहता है। तो पूछताछ करता रहता है तो जो मैं अभी बताया कि नागरिक अधिकार पत्र में शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही अच्छा से हो रहा है, कोई शिकायत है तो आप कहिए, आपकी शिकायत वाजिब है तो सुना जाएगा। तो प्रशासनिक संगठनों में यदि शिकायत निवारण तंत्र मजबूत हो जाएगा, नागरिक समाज सक्रिय हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है यही तो खुलेपन की संस्कृति है। और खुलेपन की संस्कृति है तो बताइए, हम लोग व्यवहारिक रूप से कुछ नियम उपनियम बना सकते हैं, व्यवस्था में संगठनात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से उसको साधन बनाकर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एक तो नागरिक समाज हमारा सक्रिय होगा। भाई छोटा बच्चा रहता है तो उसको बोला जाता है ना, देखिए वो कुछ भी पूछ लेता है कि पंखा ऐसे क्यों चल रहा है। क्या है, छोटा बच्चा लोग वो पूछ ले, पंखा ऐसे क्यों पापा चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे ही चलता है। और मान लीजिए हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग डांट के बोल देते ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन तो एकदम सही पूछा है, आपको ये बोलना चाहिए कि यार हमको भी नहीं पता है, मैं पता कर बताता हूँ, लाओ तो खोजा जाए। कि वो जो होता है ना साइंस में, हाँ, तो हमको तो भूल गया। तो मान लीजिए ऐसे कुछ थंब क्या रूल कहा जाता है, तो ऐसे ही घूमेगा, वो मैग्नेट ऐसे ही घूमेगा, वो ऐसे नहीं घूमेगा, उल्टा कैसे घूमेगा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं
अब हमारा बिजली तार इधर से इधर मान लीजिए लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? उल्टी दिशा में जाएगा। इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में जाएगा तो इधर लाइट आएगा। यही सब तो नियम होता है। तो मान लीजिए जो सामान्य नियम है, तो बच्चा जितना पूछेगा उतना वो जागरूक बनेगा, तो जनता जितना पूछेगी उतना ही वो जागरूक बनेगा। तो नागरिक अधिकार पत्र नागरिक सशक्तिकरण का ही माध्यम है। लोगों को पहले अधिकार तो दीजिए, वो खुद ही सब पूछताछ डालेंगे, सब सीख डालेंगे। नंबर 3, नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र नागरिक समाज को सक्रिय करने का, नागरिक समाज को सक्रिय आब्लिक जागरूक करने का साधन है। नागरिक समाज को सक्रिय आब्लिक जागरूक करने का साधन है। और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था, शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था प्रशासन में खुलेपन की संस्कृति का विकास करता है। प्रशासन में खुलेपन की संस्कृति का विकास करता है, जिससे संगठन आब्लिक विभाग में व्यवहारिक बदलाव हो सकता है। एक और लिखिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है। आज नोट्स मिल गया आप लोगों का? नोट्स लिए ही नहीं आप लोग, रखा हुआ है। काहे नोट्स लिए आप लोग? आप लोग चले जाते हैं पढ़कर। अरे इन लोग का नोट्स दे दीजिएगा। नहीं, आप एकदम इन लोगों को कह के दे दिया करिए, फिर इन लोगों की गलती नहीं मानी जाएगी। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा। 2-3 हो गया समस्या। हाँ, उसी बहाने कुछ देख सुन जाएगा, वो भी पता ले रखा ही रह गया। अब मैं आगे से पहले ही करा के हर चीज़ का रखता हूँ। एक और लिख डालिएगा उसी में से, उसी बहाने पलट डालिएगा क्या करना है। कोर्स शुरू करने से पहले नोट्स मिलना चाहिए। नियम तो यही है, बन के भी रखा हुआ है। वही बात है, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। हाँ, लापरवाही ठीक नहीं। अब इसका समस्या समझिए। उसमें सिटीजन चार्टर लिखा हो। अब एक्चुअली में ऐसे भी आता है ना आज का सिटीजन चार्टर पर, भाई सूचना के अधिकार पे ऐसे भी आता है RTI पर। मैं 5-5, 7-7 पेज लिख डाला हूँ उसमें, पढ़ लीजिए। उसमें से 1-2 पॉइंट मिलेगा, लिख डालिएगा, हो गया। 3-4 तो मैं ही लिखवा देता हूँ। पहली समस्या देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो भाषा की है, कि हम लोग के यहाँ जो सेवा है, तमाम जो चीज़ें हैं, फार्म है, सरल भाषा नहीं है, स्पष्टता की भी कमी है। और जो हम लोग कहते हैं कि फला मानक के अनुसार सेवा दिया जाएगा, तो मानक पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या मानक को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जाता है। भाई हमें कहते हैं सरकारी अस्पताल है, तो कम से कम ये तो लिखा हो कि एक बेड पर 3 लोग लेटे हुए हैं। ये तो लिखा हो कि एक बेड पर ज्यादा 2 लोग लेटेंगे। 4-4 बच्चे एक बेड पर लेटा रखे हैं सब। चले जाइए सरकारी अस्पताल में तो यहाँ पर मान लीजिए वो पूर्णतः परिभाषित भी नहीं होता है, पूर्णतः लिखा ही नहीं जाता है। नंबर 1 पहली समस्या। सरल भाषा का प्रयोग न करना, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग न करना, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग न करना, और स्पष्टता की कमी, और साथ ही मानक को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जाता है। मानक को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जाता है। मानक को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जाता है। तो भाई हमें कहते हैं कि भाषा सरल और व्यवहारिक होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भाई देखिए, कोई कानून बनाते हैं तो सिंपल कम से कम कानून हो, लोग समझ सके। हर जगह वकील साहब की जरूरत। अली मुर्मू साहब ने कह दिया अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। बात तो सही है, ये सब करने की जरूरत क्या है? जो काबिल हो अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बने। भाई जो काबिल है वो ISPCS बन जाता है। खुली प्रतियोगी परीक्षा है, आइए हाथ आजमा लीजिए। है तो बहुत अच्छा सिस्टम ना। बस ये कि परीक्षा में धांधली नहीं होना चाहिए, पेपर राजस्थान की तरह जो है आउट नहीं होना चाहिए। तो बाकी तो सब ठीक ही है सिस्टम। भाई आइए 2-2 हाथ करके जाइए, देखिए, आजमाइए। मान लीजिए हमें कहते हैं कि आप IAS नहीं बन पाए, तब भी आपके मन में तो ये नहीं रहता अरे ठीक है यार, जितना योग्यता दिया कोई बात नहीं, नहीं हुआ। अब दोषी तो नहीं मान सकते। तो उसी तरह से मुर्मू साहब का सुने होंगे कल, उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छा होगा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की शुरुआत कर दिया जाए। जैसे अखिल भारतीय सेवा से IAS लोग बनते हैं, वैसे ही अपना न्यायाधीश बन जाए। 2-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद DJ बन जाएंगे। DJ बनने के बाद जो है भाई हमें कहते हैं पहले इनको ADJ बनाया जाएगा, ADJ के बाद DJ बनेंगे, और DJ बनने के बाद जो है
वो कमिश्नरी पर उनको रख दिया जाएगा 2-3 साल के लिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये हाई कोर्ट में आ जाएंगे। यदि उनका उम्र रहेगा तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, यदि उम्र रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएंगे। खत्म करिए कहानी। है तो सिस्टम अच्छा ही, या किसी के मन में भी नहीं रहेगा कि 200 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज हैं, वो भी भ्रम खत्म हो जाए। दूसरी समस्या देखिए, जिसमें बताया कि हमारे यहाँ लोग अपने अधिकारों को जानते भी नहीं हैं। भाई जो उपयोगकर्ता है, वो उपयोगकर्ता जो है, उस उपयोगकर्ता का जो छोटा सा हिस्सा है वही जो है सिटीजन चार्टर से अवगत होता है। भाई हमें कहते हैं कि कितने लोग जो मान लीजिए सामान खरीदते हैं, इधर उधर सेवा लेते हैं, उनको बोलेंगे सिटीजन चार्टर का प्रयोग आप करिए, जानता भी नहीं व्यक्ति। भाई हमें कहते हैं जैसे दिल्ली में डीएल बनवाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सिटीजन चार्टर है। अरे केजरीवाल साहब ने कुछ अच्छा भी काम किया है। आप कहीं भी जाएंगे किसी ऑफिस में आरटीओ के, तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, वहाँ पर सब लिखा रहता है रूम नंबर 5 78 रुपया जमा होगा। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, पहले रूम नंबर 5, उसके बाद रूम नंबर 3 1 घंटे के भीतर लर्निंग लाइसेंस वहाँ से प्राप्त करें। फिर रूम नंबर 5 में अपना डेट जाकर निश्चित करें। सब लिखा रहता था। अब वो कुछ नहीं करना है, बस रूम नंबर 5 जाइए, 78 रुपया चेंज करके लेके जाइए, 78 रुपये लो भाई। फिर आके देखिए 3 नंबर 5 नंबर, आम व्यक्ति भी जाता था डीएल दिल्ली में बनवा लेता था, कोई समस्या नहीं। तो हमें कहते हैं यही तो सिटीजन चार्टर है। तो यहां पर जनता जब जागरूक ही नहीं होगी, ये बोर्ड, कोई बोर्ड पढ़ने को मान लीजिए राजी नहीं है, लोग 5-5 हज़ार रुपये दे के डीएल बनवाते हैं दिल्ली में। मैं तो देखता रहता हूँ, बोले कहाँ जा रहे हो, एक है एजेंट 5,000 रुपये लेगा, अब सब बनवा देगा, मेरे पास टाइम तो नहीं। एक दिन लगता है, एक दिन तुम्हें टेस्ट देने चलना पड़ेगा, बस क्यों उसको 5,000 रुपये दे रहे हो। तो वही बात है, देने की आदत पड़ गई है लोगों की, उनको बिना दिए चैन भी नहीं मिलता है, उनको लगता है कि बिना दिए बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जब जहन में हो गया कि बिना दिए बनेगा ही नहीं, तब क्या आप समझाएंगे उनको। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग जब सब लोग जानेंगे, अधिकांश जनता इस बारे में जब जानेगी तब तो इसका उपयोग हो पाएगा। नंबर 2, जन जागरूकता की कमी है, क्योंकि उपयोगकर्ता का छोटा हिस्सा ही सिटीजन चार्टर से अवगत होता है। उपयोगकर्ता का छोटा हिस्सा ही सिटीजन चार्टर से अवगत होता है, अर्थात अधिकांश जनता इस बारे में जागरूक नहीं है। और तीसरा समस्या यह है कि सार्वजनिक हित से संबंधित अधिकांश जो विषय हैं राज्य सूची में, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, राज्य सूची का सब विषय है। अब सोचिए, स्वास्थ्य जैसे विषय को, शिक्षा भी राज्य सूची का विषय था, 42वां संशोधन द्वारा जो है शिक्षा की सूची में है, समवर्ती सूची में। पहले राज्य सूची में था ना, 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रखा गया। कौन कौन सा बोल दीजिए। शिक्षा बोलिए जल्दी से। मापतौल की इकाई नहीं, मापतौल का मानक नियत किया जाना। हाँ, मापतौल। हाँ, और बोलिए। वन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परिवार नियोजन। एक जो है सुप्रीम कोर्ट / हाई कोर्ट के न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। यहाँ पर वन एवं जीव जंतु पक्षियों की रक्षा, पूरा खैर कोई बात नहीं, इतना ही पकड़े, अच्छा बात है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। परिवार न्यायालय की स्थापना केंद्र सूची होगा कि राज्य सूची होगा, जल्दी से बताइए। परिवार न्यायालय। अभी बोला हूं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों की स्थापना। तो परिवार न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालय हो गया, अन्य न्यायालय हो गया तो समवर्ती सूची में आएगा ना। मैं कहूं कि लोक अदालत, समवर्ती सूची। लोक अदालत केंद्र सरकार बना सकता है, राज्य सरकार बना सकता है। फास्ट ट्रैक को केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। एक लाइन का कंसेप्ट है। अब आप मान लीजिए मेंस में लिख रहे हैं परिवार न्यायालय आ गया, तो कम से कम एक लाइन तो सही लिखेंगे कि परिवार न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है। यहां बोले बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसका है, एक ही लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है, बढ़िया। जैसे मैं बताया कि हमारे यहाँ जो है, जो सार्वजनिक हित से संबंधित जो विषय हैं,
जैसे अभी मैं बताया, पुलिस हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सफाई हुआ, ये सब राज्य सूची में रख दिया गया। अब केंद्र सरकार चाहे जितना दिशा निर्देश देता रहे, भूमि, बढ़िया, तो हम कहते भूमि का अधिग्रहण, भूमि का अधिग्रहण समवर्ती सूची। गैस, बोलिए जल्दी से, गैस, बढ़िया। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं कि अब ये सब जो विषय राज्य सरकार के स्तर पर रख दिए, तो केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश देगा तो राज्य सरकार तो कानून बनाएगा तब ना लागू होगा, जिसके कारण भी असमंजस बना रहता है। नंबर 3, सार्वजनिक हितों से संबंधित अनेक विषय, सार्वजनिक हितों से संबंधित अनेक विषय, सार्वजनिक हितों से संबंधित अनेक विषय, देश, पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई, पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई राज्य सूची से संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है, जिसके कारण केंद्र द्वारा दिए गए, जिसके द्वारा केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पूर्णतः लागू नहीं हो पाते। और पर्यटन की सूची में पड़ेगा पर्यटन, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों पर्यटन के लिए करते हैं ना। भाई राजस्थान सरकार का नहीं देखते हैं कि राजस्थान सरकार का, गुजरात सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का भी ऐड आता है पर्यटन पर, अब फिर केंद्र सरकार का तो है ही है। अब जरा देखिए, ऐसे धीरे धीरे करके सब करेंगे तो याद हो जाता है, रटेंगे तो नहीं रटाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। अब देखते तो 4 सूची बोल देता है, अंतरिक्ष, साइबर अपराध, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति, हाँ तो वही कह रहा हूँ कि अब जैसे मिलाने को आ गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्ति दे दिया, यहाँ एक एक लिख दिया। अब ये भी गलती हो गया, तो ये तो जानबूझ के हो गया ना मामला। इसमें बताया कि वैश्वीकरण के बाद निजी क्षेत्र का खूब विस्तार हो रहा है। अब निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और निजी क्षेत्र पर नागरिक अधिकार पत्र तो आपने लागू नहीं किया, तो निजी क्षेत्र पर जब नागरिक अधिकार पत्र लागू नहीं किया तो उसके लिए कोई कानून भी आपने नहीं बनाया, तो अब समस्या ये कि अंतर्विरोध पैदा करेगा ना। भाई निजी क्षेत्र अपना काम कैसे कर रहा है उस पर भी तो कुछ निगरानी होनी चाहिए। तो निजी क्षेत्र के लिए क्या निगरानी है? कुछ नहीं। मान ली कोचिंग वाला कोर्स नहीं खत्म किया, आप क्या करेंगे? ज्यादा एफआईआर करेंगे, एफआईआर करेंगे तो कोई कानूनी राइट आपके पास नहीं है ना। इसी का तो लोग लाभ उठा लेते हैं कि भाई उन्होंने कानूनी राइट है नहीं, इधर उधर करके आधा तिया करके कोर्स खत्म आपका हो गया। तो इसके लिए एक मानक बनाया जाना चाहिए ना कि मकान मालिक है भाई, किराएदारी के लिए कानून बन रहा था, देखते कहाँ बन पाया, सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। एक जैसे अमेरिका में है, जर्मनी में है, तो वहाँ पर किसी से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप साइट पर जाइए, वहीं से अपना किराए पर मकान ले लीजिए। वहाँ सब वर्ग फुट निर्धारित है, कितने रुपया लगेगा। हमारे यहाँ मुखर्जी में कोई 10,000 रुपया ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई उसका अता ही पता नहीं है कि कौन सा रेट यहाँ चल रहा है। और सब नॉर्थ ईस्ट वाले आते हैं तो और बढ़ा देते हैं रेट, क्योंकि इन सबों को 30,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है ड्यू में पढ़ने का। ये सब सिर्फ पढ़ेंगे ना तो इन सबों को 30,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है महीना, तो 30,000 रुपया फालतू में इन सबों का मिलता रहता है। यही क्या करते हैं सब, भाई 30,000 में से मान लीजिए 10,000 रुपया रेंट ही दे दिए तो क्या फर्क पड़ा, 20,000 में अपना खा पी के घूम रहे हैं, तभी तो सब खा पी के घूमते रहते हैं सब। वो घर का पैसा थोड़ी ना उनके है, सरकार का पैसा है, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित करता है कि कौन सा विषय अवशिष्ट शक्ति के तहत आता है कि नहीं, कानून बनाएगा संसद। अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है, जल्दी बोल दीजिए। ब्रिटेन कैसे बोल सकते हैं, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल के पास था, अभी हमारे पास किसके पास है, संसद के पास। तो आप देखते हैं नंबर 4, भारत में निजी क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है, निजी क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन निजी क्षेत्र नागरिक अधिकार पत्र से सामान्यतः नहीं जुड़ा है। निजी क्षेत्र नागरिक अधिकार पत्र से सामान्यतः नहीं जुड़ा है, नागरिक अधिकार पत्र से नहीं जुड़ा है, जो अंतर्विरोध उत्पन्न करता है, जो अंतर्विरोध उत्पन्न करता है। इसी पर देखिए हमारे यहाँ संगठन की लापरवाही भी तो होती है, जैसे प्रशासनिक स्तर पर जो है संगठनात्मक समस्या है, विभागों के मध्य मान लीजिए समन्वय भी नहीं है,
सहयोग भी नहीं है और लापरवाही भी दिखाई देती है। और फिर हमारे यहाँ देखते हैं कि हर जगह पर प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध कर्मचारी भी नहीं है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट पे लोग काम करके सीखते हैं, उनको पहले सिखा के नहीं भेजा जाता है, करते करते अंत में बेचारा वो सब सीखता है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर अब फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ हर चीज़ में राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। भाई कोई अधिकारी अच्छा से काम कर रहा है तो सरकार, मान लीजिए मंत्री साहब का काम नहीं हुआ, विधायक साहब का काम नहीं हुआ, चलिए ट्रांसफर मारिए। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक जो संगठन है उसमें भी समस्या है कि ऐसे लोगों को, ईमानदार व्यक्तियों को प्रशासन बहुत पसंद नहीं किया जाता है। प्रशासन उनको ठीक नहीं मानता है, विरोध करने वाले उनके ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि 95% चोर हैं। 1% यदि सही है तो फिर 95% का हावी हो जाएगा ना तुरंत। लिख दीजिए, कितना 3-4 लिख दिए, एक और लिख दीजिए। विभागीय स्तर पर समस्या है। विभागीय स्तर पर समस्या है। जैसे संगठनों में लापरवाही, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रतिबद्ध कर्मचारियों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या। ठीक है, बस। अब देखिए सुझाव क्या करिएगा। ये जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट है ना, उसी से मैं समस्या लिखवाया हूँ। तो सेकेंड ARC में जो समस्या लिखा वही मैं लिखवाया हूँ। इसी को उल्टा कर देंगे तो सब सुझाव बन जाएगा। सुझाव रेडी बनाइए, 2-4 में लिखवा के बता दूं। सेकेंड ARC का 4 नंबर रिपोर्ट आप लोग एक बार पढ़ डालते। कोई पढ़ा है? नहीं। 4 नंबर रिपोर्ट, हार्ड लैंग्वेज नहीं, एक बार पढ़ डालिएगा। अभी नहीं कह रहा हूँ, जब भी टाइम मिलेगा एक बार जल्दी से पलट डालिएगा। नहीं बात हमसे ले लीजिए, मेरे पास पढ़ाई है। उससे क्या होगा ना कि एक आपको आइडिया डेवलप हो जाएगा। उससे सरकारी लैंग्वेज ऐसा ही रहता है, एक बार पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा ना आपको। वो इथिक्स के लिए बहुत जरूरी किताब है। देखिए एक बार 4th रिपोर्ट को पढ़ डालिएगा, वो जरूरी चीज़ है। वो आपको इथिक्स में भी काम करेगा, गवर्नेंस में भी काम करेगा और सामान्य रूप से काम करेगा। एक बार आइडिया उस डेवलप करना उसमें जरूरी है। रटना उठना नहीं है, पढ़ लेना है, बस पढ़ के फेंक देना है। जैसे आपको पता चलेगा कि उसमें इस तरह के बात लिखा हुआ है, बस जैसे एग्जाम में आपकी मनोवृत्ति बनी रहेगी ना उस तरह से, तो ठीक रहेगा। अब सुझाव तो उल्टा करके सुझाव बताइए। विधियों को सरल किया जाए, नंबर 1। ऐसे 4-5 पढ़ लिख लीजिए। विधियों को सरल बनाना। नंबर 2, कार्यालयीय प्रक्रिया तथा नियमावली में परिवर्तन। ये बताइए, जो जैसे अभी बताया कि जो अच्छा काम करता है उसको, मान लीजिए बेहतर कार्य है तो उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ दंड दिया जाता है। खेमका साहब को दंड ही तो दिया गया बेचारे को। नहीं, खेमका साहब थे IAS अधिकारी, क्या वो मतलब दूसरा IAS अधिकारी क्या करेगा? उनको देखने के बाद ये करेगा, अरे जैसे चल रहा चुप तो चलने दो यार, परेशान न करो। बहुत सारा जिम्मेवारी पड़ा हुआ है। मान लीजिए परिवार का भी तो जिम्मेदारी है, घर का भी तो जिम्मेदारी है। सब लोग बोलेंगे आप नौकरी जब से पाए तब से परेशान ही चल रहे हैं, उससे अच्छा तो घर ही रहे होते। अरे अपना लोग पैसा देखते तो घर वाले भी दबाव बनाते हैं। ये मत समझिए कि घर वाले कम छोड़ते हैं। भाई घर वाले लोग जाएंगे दूसरे अधिकारी के यहाँ, अब वहाँ पर सब सुविधा देखेंगे, आपको बोलेंगे ना तो भाई साहब के हम लोग गए थे, वो ढंग से पैसा कमा रहे हैं और आप वहीं पर बैठ के जो है सुधार कर रहे हैं। सुधार छोड़िए, पैसा कमाइए। तो मान लीजिए अब ये जो दबाव है, अब सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि भाई बेहतर कार्य के लिए या तो कुछ पुरस्कार मिले, कुछ सम्मान मिले तो अधिकारी को लगेगा कि और कार्य अच्छा से करते हैं। अब उसको मान लीजिए दंड ही मिलेगा तो भी कुछ दिन के बाद हौसला हार जाता है, बोलता है जैसे चल रहा भैया चलने दीजिए, भगवान राम का देश, राम जी ही जाने, हम तो बस इसमें लगे रहेंगे। नंबर 3, बेहतर कार्य हेतु पुरस्कारों की घोषणा। फिर अगला पॉइंट, विस्तृत एवं उत्तम प्रशिक्षण। अच्छा से प्रशिक्षण देंगे तब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और जो मैं बताया था, मानकों का स्पष्टता और सटीकता
उसी को उल्टा करके लिख डालिएगा, सब लिखा जाएगा। जो पुरस्कार लिखे हैं ना, वहाँ पुरस्कार लिखे हैं तो वही ब्रैकेट में दिएगा आप लिख पदोन्नति। सरकार तो कह ही रही है, लागू नहीं ना हुआ पुरस्कार और पदोन्नति। सरकारी स्तर पर तो आजकल ये भी एक चर्चा चल रहा है कि कोई त्रुटि हो तो अधिकारी को दंडित भी किया जाए और जो है अधिकारी से मुआवजा वसूल करके दिया जाए। किसी अधिकारी से गलती हुआ है तो उसी से मुआवजा वसूल किया जाए, योगी साहब का फार्मूला। हाँ, उसी से मुआवजा वसूल किया जाए, जैसे आरटीआई में होता है। उसी अधिकारी से पैसा काटा जाता है 250 रुपया, 250 रुपया पर डे के हिसाब से कटता है, पर डे के हिसाब से कटता है। अधिकतम जो है 20,000 रुपये।